एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसने दुनिया बदल के रख दी। Hello everyone, this is your master teacher Varsha and I'll be teaching you social science on this channel for class 9. So आज के इस वीडियो में हम अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री वन शॉट करने वाला है। एक्चुअली में ये रेवोल्यूशन 21st सेंचुरी में भी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया की डेफिनेशन ही बदल दी। लोग आज कैसे रहते हैं उसका पूरा का पूरा लेना देना फ्रेंच रेवोल्यूशन से है। यस, इवन इन इंडिया एज वेल। तो इस स्टोरी को जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या होने वाला है। देखो, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज ऑन अलार्म। ऐसा क्या हुआ होगा? अब अलार्मिंग सिचुएशन कैसे होती है? जब चारों तरफ अफरा तफरी होती है और लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज, प्रॉब्लम और बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। अब ऐसे में वहां पर होता था एक किंग, जैसे कि अभी हमारे पास प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले होते थे राजा। जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता था उसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी होती थी, बिकॉज वो उतनी आर्मी अफोर्ड कर पाता था। ऐसे एक राजा था और उसकी एक बहुत बड़ी आर्मी थी, और उसी दिन वो राजा ऑर्डर कर देता है कि जाओ सैनिकों, आप पेरिस में जाके चेक करो। बट लोगों को लगता है, जो वहां के कॉमन पीपल होते हैं, कि राजा ने जो अपनी आर्मी है वो हम लोगों को मारने के लिए भेजी है। उससे पहले कि लोग यहाँ पर कुछ एक्शन ले और वो खुद मर जाएं, वो क्या करते हैं, कुछ 7,000 मेन और विमेन इकट्ठे हो जाते हैं इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया, बेसिकली पीपल मिलिट्री, जो कि सामने से आने वाली राजा के मिलिट्री को अटैक करने से रोकेगी और उनसे 1 to 1 फाइट करेगी। तो ऐसा क्या हो रहा था, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में लोग जो हैं तोड़ने लगते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को वहां पर टूट पड़ते हैं, बुरी तरीके से लड़ने लगते हैं एक दूसरे से। तो ऐसा क्या हो रहा था? देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो हैं, फाइनली बहुत सारे लोग मार्च कर रहे हैं सिटी में, चारों तरफ अफरा तफरी है, और वहां पर उनको दिखता है एक ऐसा प्रिजन, यानी कि एक ऐसा जेल जो कि राजा ने बनाया हुआ था, और लोगों को लगता है कि यहाँ पर हजारों लोगों को कैद करके रखा हुआ है राजा ने। और जब वो उस पर अटैक कर देते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां पर तो सिर्फ 7 ही लोग मिले थे। बट एनीवेज, तो बैसिल का कमांडर, यानी कि जो उस प्रिजन का कमांडर था, उसको लोग मार देते हैं और वहां से कुछ 7 लोगों को छुड़ा लेते हैं, जो कि राजा ने बंद करके रखे हुए थे। अब आपको लगेगा कि कोई भी राजा किसी को भी बंद क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो बैसिल था वो हर कोई इसको हेट करता था। अब आपको लगेगा कि बैसिल को सब हेट क्यों करते थे? बिकॉज बैसिल डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग के लिए स्टैंड करता था कि राजा जब चाहेगा जो चाहेगा करेगा और कोई कुछ भी नहीं बोलने वाला है। और इसी तरीके से उन्होंने जो पूरा किला था उसको डिमोलिश कर दिया और लोगों ने उसके पत्थर अपने घर पे लेके चले गए, ये दिखाने के लिए जैसे कि वो कोई सुवेनियर लेके आए हैं, जैसे कि उनकी किसी चीज से जीत हो गई हो। तो एक्चुअली में ये क्या स्टोरी है? और इन दिनों के बाद पूरे फ्रांस में अफरा तफरी थी, लोग पूरे के पूरे और भी ज्यादा लड़ने झगड़ने के लिए तैयार थे। ज्यादा से ज्यादा ब्रेड उनको नहीं मिल रही थी, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो एक्चुअली में ये सिचुएशन आई कहां से, ये स्टोरी हमारी कहां से शुरू होती है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हम जब बात करते हैं फ्रेंच सोसाइटी की, तो लगभग लास्ट ऑफ दी 18th सेंचुरी चल रहा होता है, और यहाँ पर फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस एकदम से लोग मांगने लगता है। लेकिन उससे पहले की थोड़ी सी बैक स्टोरी देख लेते हैं। टाइम है 1774, ओके। लुईस 16, कौन है? लुईस 16 was the king from the बर्बन डायनेस्टी। बर्बन डायनेस्टी का राजा लुईस 16 अपनी गद्दी पर आके बैठ जाता है। और अगर मैं आपको बोलूं कि आज तो इशिता को हम रानी बना देंगे, आज तो यश को हम यहाँ का राजा बना देंगे, तो व्हाट विल यश डू? यश विल बी लाइक, मेरा ये सामान भी दो, मेरा वो सामान भी दो, प्रजा जो है मेरी बात सुनेगी, एंड ही विल बिकम अ किंग, राइट? द किंग वो बन जाएगा, और उसको लगेगा कि वाह कितना मजा आ रहा है ना? बहुत, जब मैं कहूंगा मैगी आ रही है, जब मैं बोलूँ तो समोसे आ रहे हैं, बड़ा मजे ही मजे आ जाएगा। लेकिन ये जो राजा था लुईस 16, इसकी लाइफ बड़ी बेचारे की बेकार निकलती है। ये सिर्फ 20 साल का था जब इसको गद्दी पर, राजा की गद्दी पर बिठा दिया जाता है, और इसकी शादी भी हो जाती है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मेरी एंटोनियट। जब वो बैठता है अपनी गद्दी पर तो उसे पता चलता है कि सर पैसे ही नहीं है मैगी बनाने के लिए, तो सर मोमोज के लिए तो पैसे ही नहीं बचा। वो बोलता है ये कैसा राजा हुआ, ये कैसी प्रजा आपने मुझे दी है कि मेरे पास मैगी खाने के भी पैसे नहीं है? तो यहाँ पर आपको लगेगा कि दुनिया भर का इनके पास जो है उधार हो रखा था। यानी कि जो लुईस 16 के पिताजी, उनके दादाजी और उनका जो खानदानी रियासत चलते आ रही थी, वो खजाने को सिर्फ खाली करते जा रहे थे, और सारी की सारी जिम्मेदारी अब लुईस 16 के सर पर आ गई। अब लुईस
XVI इतना ज्यादा खर्चा संभालेगा और इतना ज्यादा पैसा खर्च करेगा तो उसके जिम्मेदारी तो बढ़ने वाली है। अब खुद सोचो कि वो कहाँ से पैसा लेके आएगा इतना ज्यादा, राइट? तो अब सारी की सारी चीजें यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाएंगी। जब पैसा नहीं है तो दूसरे से पैसे छीनेगा, दूसरा इंसान बोलेगा कि भाई मैं क्यों दूं तेरे को पैसा। तो ये पूरी की पूरी कहानी हमारी पूरे मजेदार तरीके से स्टार्ट होने वाली है। अंडर लुईस 16 फ्रांस, जब लुईस 16 था तो फ्रांस ने क्या करा, अमेरिका के 13 कॉलोनीज को आजादी दिलाने से भी मदद करी, जिसमें कि भैया बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। ये जो पैसा खर्च हुआ, द वॉर एडेड मोर देन $1 billion to the debt that had already risen to more than $2 billion. आप बोलोगे कि व्हाट वाज लिवर, जल्दी से बता, ये लिवर की बात नहीं हो रही है, ये यहाँ पर क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दिस वॉज द फ्रेंच करेंसी ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है, फ्रेंच करेंसी थी ये, और ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इतना ज्यादा उधार हो गया कि 1 बिलियन नहीं 2 बिलियन लेवर उनके ऊपर उधार होता गया, लुईस 16 के ऊपर। भंडार आप देख सकते हैं, अगर लुईस 16 है उसके ऊपर उधार है, चुकाना है लोगों का। लीडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगैन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जो लुईस 16 को उधार दे रहे थे, अब पता चल गया भाई लुईस 16 के तो जो है बोरिया बिस्तर बांधने वाला समय आ गया। अब वो उसके जो है मजबूरी का फायदा उठाने लगता है, उससे 10% इंटरेस्ट मांगने लगता है कि अगर 100 रुपए दे रहा हूं ना तो कल को मुझे क्या है 10% उस पर चाहिए, रोज के रोज डेली डेली 10 रुपीज लूंगा, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें चल रही है। फ्रेंच गवर्नमेंट को बहुत मजा आ रहा था कि वो बड़े मजे से पैसा खर्च किए जा रही है अपने जो भी रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, है ना। मेरी एंटोनिएट भाई अभी भी दासियों से अपनी हवा करवा रही है, उसकी मैगियां नहीं रुक रही हैं, वो रोज मोमोज पिज्जा के चुटकारे ले रही है। और एक बहुत बड़ी आर्मी बनाना, कोर्ट मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिसेस को रन करना, क्या होगा इससे कि अब हमें अपने टैक्सेस इंक्रीज करने पड़ेंगे, विच मीन इंक्रीज टैक्सेस करने पड़ेंगे। तो लोग बोलेंगे कि भैया तुम्हारे खर्चे के पैसे हम क्यों दे, है ना। मान लो कि सरकार है, हमारी खुद की इंडियन गवर्नमेंट है, और इंडियन गवर्नमेंट का मन करे नहीं आज BMW में घूमेंगे, लेकिन BMW आएगी कहां से, लोगों से पैसा चंदा लेना शुरू करो, लोगों के सैलरी से पैसा काट लो, लोगों से टैक्स लेना शुरू कर दो, और हमारे मजे मजे। और सेम चीज यहाँ पर किसने करी, लुईस 16 ने भी करी। उसने बोला कि अब हम क्या करेंगे, अब हम लोगों से टैक्स लेना शुरू करेंगे, अब हम तुम लोगों से गरीबों से टैक्स लेना शुरू करेंगे। अब आप बोलोगे कि भाई गरीबों अमीर क्यों नहीं टैक्स, अमीर हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन में टैक्स ही नहीं दे रहे थे। पूरी की पूरी फ्रेंच सोसाइटी 3 एस्टेट में डिवाइडेड थी। हाउ मेनी? 3 एस्टेट। इट वाज मेजरली अ ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ शेप। ये ऐसे ट्रायंगुलर, हम लोगों को पूरी की पूरी फ्रेंच सोसाइटी एक ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखती है, जिसमें कि 3 डिवीजन है, ठीक है, 3 डिवीजन है, फर्स्ट, सेकंड को थर्ड बना दिया, सेकंड और थर्ड में हमारे पेजेंट्स होते थे, या रेस्ट ऑफ द 90% लोग थर्ड में होते थे, 90% ऑफ लोग थर्ड में होते थे। इधर होते थे नोबल्स, फर्स्ट में होते थे चर्च, ठीक है, मतलब कि बहुत ही रिलीजियस लोग, क्लर्जी, चर्च, और सेकंड में होते थे नोबल्स, थर्ड में होते थे 90% लोग। टैक्स कौन देता था? ओनली थर्ड एस्टेट मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट वर पेइंग टैक्स। अब ये पुराने, इसको कहते हैं ओल्ड रजाए। अब इसके बाद दुनिया चेंज हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा। अभी ऐसे चल रहा है कि फर्स्ट एस्टेट वाले मजे ही मजे, सेकंड एस्टेट वाले के मजे ही मजे, लेकिन थर्ड एस्टेट वाला ऑलवेज इन ट्रबल, ऑलवेज पेइंग टैक्सेस, ऑलवेज डूइंग जॉब एंड गेटिंग नथिंग इन रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर ये चल रहा है। लेकिन एक होगा क्रांति, बहुत भयंकर क्रांति होगी। किस दिन होगी क्रांति? 14 जुलाई 1789, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं उस कहानी तक। चारों तरफ अफरा तफरी है, अब पैसा है नहीं खर्च करने के लिए, पैसा लुईस 16 चाहता है कि मेरे को जनता ही दे रहा है। जनता बोलेगी कि भाई तेरा खर्च उठाने का जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आई कांट डू इट, है ना। इट्स नॉट लाइक नाइकी जस्ट डू इट, नहीं हो पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं। और इसी को, ये जो हमारी पूरी ओल्ड रजाइम थी, इसी को कहते हैं वो दुनिया, वो सोसाइटी, जो इंस्टीट्यूशन जो कि फ्रांस में 1789 से पहले एग्जिस्ट करता था, जहां पर थर्ड एस्टेट के ऊपर सारा बोझ होता था। लेकिन थर्ड एस्टेट ने बोला अब नहीं हो रहा है मेरे से, अब मैं कुछ गड़बड़ करने वाला हूँ। 90% ऑफ द पेजेंट स्मॉल पॉपुलेशन थे, और उनके पास क्या है, जमीन थी। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स। उस 90% में से भी 60% लोग नोबल्स के लिए काम करते थे, और वो बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे थे। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेट, दैट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। और जो थर्ड और जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे, वो बहुत ज्यादा एक लग्जूरियस लाइफ एंजॉय कर रहे थे, और पेजेंट्स की जिंदगी बहुत ही बेकार हो रखी थी। चर्च भी उनसे पैसे लेता था,
The church too extracted its share, taxes called tethe from the peasants, and finally all member of the third state had to pay taxes to the state. थर्ड मेंबर दो टाइप के टैक्स देते थे, जो चर्च को देते थे वो टेथेज होता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए. These included एक डायरेक्ट टैक्स भी देते थे जिसको हम ये टेले टैक्स कहते थे, and a number of indirect tax which were levied on articles of everyday consumption as well. जो लोग नमक और टबैको वगैरह खाते थे वो टैक्स तो अलग ही मान लो. तो बहुत सारा टैक्स पे टैक्स देते हुए यहाँ पर क्या हो रहा है, द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वो बोर्न बाय द थर्ड एस्टेट अलोन. ये सारी जिम्मेदारी टैक्स के सिर्फ थर्ड स्टेट के पास थी. और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगी कि लोगों का एक स्ट्रगल हो जाएगा सर्वाइवल के लिए भी. उनको रोटी भी नहीं मिलेगी, उनको खाना भी टाइम से नहीं मिलेगा. रोटी तो वो लोग नहीं खाते थे, वो लोग खाते थे ब्रेड, क्योंकि रोटी तो इंडियन स्टेपल फूड है. वो लोग ब्रेड खाते थे, उनको ब्रेड भी नहीं मिलती थी. और यहाँ पर एक स्ट्रगल लोगों का शुरू हो जाता है. और जब वो स्ट्रगल शुरू होता है तो क्या होगा, आइए देखते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस जो कि 23 मिलियन से 1715 से लेके 28 मिलियन पहुंच जाती है जब रेवोल्यूशन होने वाला था. That was almost a increase of 5 million people, जिसके वजह से रैपिड इंक्रीज हुआ है. ठीक है, विद इन फ्यू ईयर्स बहुत ज्यादा रैपिड इंक्रीज हुआ है. खाने की कमी हो गई है, खाने की कमी होने की वजह से ग्रेन उतना ज्यादा कीप अप नहीं कर पाया, तो डिमांड बढ़ गई है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि अभी हमारे पास 100 kg जो है ग्रेन्स है, ठीक है, और हमारे पास 50 लोग हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अभी भी ग्रेन हमारे पास 110 kg है, लेकिन लोग 5000 हो गए हैं, तो क्या होगा, इसका पर्टिकुलर का प्राइस बढ़ जाएगा. यानी कि जब आपको पता है कि जब कोई चीज कम होती है तो ज्यादा महंगी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड डायमंड्स, राइट. तो जो चीज कम होती है उसका प्राइस बढ़ जाता है. सेम चीज ग्रेन के साथ हो रही थी कि स्टेपल डाइट ही लोगों की पूरी नहीं हो पा रही थी और ज्यादा से ज्यादा चीजों का प्राइस बढ़ता जा रहा था. वर्कर्स जो है वर एम्प्लॉयड एज एम्प्लॉयड, उनको फिक्स वेजेस मिलते थे. अगर महंगाई बढ़ रही है तो उस हिसाब से सैलरी भी बढ़नी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था. उनका काम बढ़ता जा रहा था लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही थी. और दिन प्रतिदिन जो चीजें हैं वो फ्रांस के लोगों के लिए पानी सर से ऊपर जा रहा था. दे वर अनेबल टू कीप अप विद दी पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ. अब यहाँ पर आ जाता है सब्सिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजाइम. सब्सिस्टेंस क्राइसिस पता है बेसिकली क्या होता है, जब आपको बेसिक सर्वाइवल भी ना हो पाए. बेसिक सर्वाइवल आप बोलो क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान, राइट. दैट इज द लीस्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ सर्वाइवल, कि भाई 2 वक्त की रोटी लोगों को नहीं मिल पा रही है. और ये बहुत ज्यादा हो रहा था लुईस 16 के राज में. लुईस 16 के राज में लोगों के पास 2 वक्त की रोटी मैनेज करना इम्पॉसिबल हो रखा था. तो ऐसे में लोगों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, गुस्सा आएगा कि मैम नहीं आएगा, बेटा बहुत गुस्सा आएगा. और जब गुस्सा आया तो लोगों ने अब ठान लिया कि अब हम कुछ तो तबाही मचाने वाले, अब हम कुछ तो तबाही मचाने वाले हैं. और इसमें आती है एक मिडिल क्लास जो तबाही मचाएगी पूरे चैप्टर में, और वो अपने राइट्स के लिए लड़ने भी वाली है. In the past, peasants worker had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity. बहुत लोगों ने जो है अपनी आवाज उठाई कि अरे क्या कर रहे हो, बट उनके पास एक मीन्स नहीं होता था, बिकॉज दे वर वेरी 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 पुअर. दे डू नॉट हैव एक्सेस कि वो सरकार को जाके बोले या वो लुई 16 को सीधा ज्यादा बोले, या फिर उनके पास सही चॉइस ऑफ वर्ड्स भी नहीं होते, तो उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था. तो फिर धीरे धीरे कुछ लोग यहाँ पर क्या है, एजुकेशन और न्यू न्यू आइडियाज उनके पास आने लगता है, बिकॉज धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जा रहा है. और ये वो टाइम भी होगा जब बुक्स वगैरह भी आपको सोसाइटी में आते हुए दिखेंगे, जो हम क्लास 10 में पढ़ेंगे डेफिनेटली. और 18th सेंचुरी में ये सेम हुआ. बहुत सारे ऐसे सोशल ग्रुप्स, मिडिल क्लास या इन जनरल वो लोग जो थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे थे. और एक बहुत ही पुरानी ईडियम भी है, एक बहुत पुरानी कहावत है कि पैसे से अकल आती है. सेम चीज फ्रांस के कुछ लोगों के पास जब पैसा आया तो उनके पास अकल आए कि ये जो सब कुछ हो रहा है तो गलत हो रहा है. और जब उन्हें लगा कि सब कुछ गलत हो रहा है तो उन्होंने अपनी आवाज उठानी शुरू की. एजुकेटेड पीपल फ्रॉम थर्ड एस्टेट बिलीव कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जहां पर नोबिलिटी के पास बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो उसको एक दूसरे से ऊपर रखती है, कि राजा का बेटा राजा बनता जा रहा है और हम इस पूरी की पूरी गरीबी के जाल में फंसते चले जा रहे हैं. एक सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जहां पर फ्रीडम, इक्वल लॉ और अपॉर्चुनिटी सभी के लिए बराबर हो. और ये बहुत सारे फिलोसफर्स ने इसको एग्री भी किया. नाउ दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये है हमारे वो फिलोसफर्स जो आपको याद रखने हैं. फिलोसफर्स की फोटो भी लगाती है ताकि एक थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको रहे याद. तो यहाँ पर फिलोसफर्स की आइडियोलॉजी पूछी जाती है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है वो पूछा जाता है, ये क्या चाहते थे वो भी पूछा जाता है.
नंबर 1 यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे जॉन लॉक, जो कि बहुत ही अच्छी बात इन्होंने अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में कही है। और उन्होंने बोला है कि देखो मैं तो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन में बिल्कुल नहीं मानता हूँ, और जो एब्सोल्यूट राइट मोनार्की के पास है, जो मोनार्की चाहती है वो कर रही है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गरीबों को परेशानी है जो सरकार करी, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने देने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर है आपके जीन। अब जीन क्या कहते हैं, इन्होंने अपनी बुक लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने बोला देखो गवर्नमेंट जो है ना वो एक ऐसे प्रोपोजल पर बननी चाहिए जहां पर लोगों के बीच में और जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कि मान लीजिए हमने एक जो है आज रोहित को चुन लिया कि रोहित देखो हम पूरी क्लास मिलके रोहित को सेलेक्ट कर रहा है और तुम हमारी बातें मैम को जाके बताओगे, क्लास टीचर को, जो भी क्लास में होता है। अब इसमें हमने तुमको चुना है तो तुम्हें हमारे हिसाब से काम करना होगा। जब हमें लगेगा कि रोहित काम नहीं कर रहा तो हम रोहित को बोलेंगे चलो निकलो रोहित, तुम नहीं हो पा रहा है तुमसे, अब हम किसी और को देखते हैं। सो यहाँ पर क्या है, कौन कहता है कि कोई भी सरकार मनमानी ना करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चले जाए कि सोसाइटी के लोग ही डिसाइड करें कि वो अपने आप में से किसको रिप्रेजेंटेटिव के लिए भेज रहा है। फिर आ जाता है यहाँ पर एक और फिलोसफर मॉन्स्के। मॉन्स्के ने अपनी बुक इन द स्पिरिट ऑफ लॉ, इन्होंने बोला कि देखो सबसे ऊपर होना चाहिए कानून, और जो पावर है दिस एग्जिस्ट इन 21st सेंचुरी एज वेल। आज इंडिया में यही चलता है, पूरी दुनिया में यही चलता है जो इन्होंने बोला था, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ये अभी हम सिविक्स में करेंगे पूरा, लेजिस्लेटिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ये आज भी रेलेवेंट है। So imagine somebody said this in 17th century and still it is relevant in 21st century. How impactful it must have been during that century, right? ये एक ऐसा मॉडल है जो कि बहुत सारी जगहों पर चल रहा था, और ये जो हमारे मॉन्स्के बोलते हैं कि देखो फ्रांस में भी ऐसा ही होना चाहिए, कोई भी सरकार, कोई भी लुई 16, कोई भी मैरी एंटोनिएट, कोई भी बर्बन फर्बन डायनेस्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन असली पावर लोगों के हाथ में होनी चाहिए। तो ये सारे आइडियाज जो हैं बहुत ज्यादा इंटेंसिवली लोगों के पास जाने लगे। लोग बाल कटाने जाते थे तो तुझे पता है क्या चल रहा है मार्केट में, कॉफी पीने जाते थे, डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सिटी, डू यू नो। अब आपस में लोग बातें करने लगते हैं, और जब लोग आपस में बातें करने लगते हैं तो वो चीजें अखबारों किताबों में छापे जाने लगती है। लोग जोर जोर से ये चीजें एक दूसरे को बताने लगते हैं, और जैसे उनको कोई राजा दिखता है जाते हुए तो उसको बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल जो है एक अप्रोच से लोग देखते भी हैं। तो लोग क्या करते हैं, बेनिफिट उठाते हैं इस चीज का। ये न्यूज क्या है, द न्यूज दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस, कि अब जो है लुई 16 टैक्स बढ़ाने वाला है, बिकॉज उससे खर्चा और ज्यादा निभाया नहीं जा रहा है। ये पूरे के पूरे पेरिस में, पूरे के पूरे फ्रांस में फैल जाती है, और लोग अब यहाँ पर उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। अब लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, एब्सोल्युटली यस। लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब हमारा आउटब्रेक होगा रेवोल्यूशन का, वो होगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लुई 16 टैक्स बढ़ाने वाला था। लेकिन लुई 16 अपनी मनमर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा पाता था, ये एक प्रथा चले आ रही थी बहुत सारे सेंचुरी से। उसे एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी टैक्स बढ़ाने के लिए, जिसको कहते थे एस्टेट जनरल। ठीक है, तो इन द फ्रांस ऑफ ओल्ड रेजाइम मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। यानी कि ये कौन है, ये है हमारे लुई 16। ठीक है, लुई 16 है हमारे, 40 लिख दिया हमने, ये है हमारे लुई 16। अब ये लुई 16 जो थे ये हमारे क्या हैं, राजा थे। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अब लुई जो है यहाँ पर 16, rather he had to call a meeting of the estate general which would then pass his proposal for the new tax। तो ये जो estate general थी क्या थी, it was just a political body to which the 3 estates sent their representatives। 3 estate कौन कौन से हमने देखे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 3 एस्टेट होते थे, और 3 एस्टेट से अपने रिप्रेजेंटेटिव लोग भेजते थे, और वो बात करेंगे कि टैक्स बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए। डेट देख लो भाई, 5 मई हो गई, अभी जुलाई नहीं आई है। ठीक है, जुलाई को हुआ था रेवोल्यूशन, 14 जुलाई। ऑन मे, ध्यान से सुन लो, ऑन मे 5 1789 Louis XVI called together an assembly of estate general to pass proposal for new taxes। सिंपल है, कहां पर हुआ था ये, वर्साई। वर्साई एक बहुत ही नामी ग्रामी महल होता था। इफ यू आर गोइंग टू विजिट ओवर हियर, जब आप अपना पैसा कमाओगे, कभी घूमने जाओगे, तो आप जरूर पाओगे ये आज भी एग्जिस्ट करता है, एंड इट इज ट्रिमेंडस एंड इट्स ब्यूटिफुल, इट्स मैजिकल टू वॉच इवन इन टुडेज सेंचुरी। यहाँ पर लोग आते हैं, the first estate and second estate sent
300 representative each, who were seated in row facing each other on two sides, while the 600 member of the third estate had to stand at the back. कितने लोग हो गए? 300 ईच रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट और सेकंड ने भेजे, 600 मेंबर आते हैं थर्ड एस्टेट से. अपेरेंटली लिख देते हैं यहां पर, ध्यान से सुनना कितना बड़ा घोटाला था. क्या हो गया भाई? देखो, अगर मैंने आपको बोला कि फर्स्ट एस्टेट से 300 लोग आए हैं, फर्स्ट एस्टेट से 300, सेकंड एस्टेट 300, लेकिन थर्ड एस्टेट से 600 लोग आए हैं. कंपैरेटिवली आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि अगर वोटिंग होने लगेगी कौन जीतेगा. देख पा रहे हो? थर्ड एस्टेट जीतेगी, सिंपल है. द थर्ड एस्टेट वाज रिप्रेजेंटेटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. पेशेंट्स, आर्टिसन एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली. अभी भी गरीब लोगों को, पेशेंट्स को अभी भी आना अलाउड नहीं था. चलो इतनी बात तो हम इग्नोर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं. आगे क्या होने वाला है? वोटिंग इन द स्टेट जनरल in the past had been conducted according to the principle that each estate had one vote. Despite of the majority, despite of the more number of people, हर estate का एक वोट होता था, जिसमें फर्स्ट और सेकंड तो अपनी टीम बना लेते थे और थर्ड एनीवेज हार जाती थी. This time too, Louis XVI was determined to continue the same practice. Member of the third estate demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, whereas each member would have one vote. अब लोग बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं? मेंबर ऑफ द थर्ड से डिमांडेड कि हर एक असेंबली का एक वोट होना चाहिए, है ना, हर एक असेंबली का एक वोट होना चाहिए. दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, जो कि बहुत सारे फिलोसफर जो हमने देखा अपनी बुक्स में भी कह रहे हैं, लेकिन राजा इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं था. बिकॉज ऑब्वियस रीजन है, ऐसे लोगों की मान लेगा तो फिर तो सब कुछ थर्ड एस्टेट के हाथ में चला जाएगा, राजा का पावर वैसे ही खत्म हो जाएगा. तो राजा गुस्सा हो जाता है और बहुत सारे जो लोग थे, जब उनकी बात नहीं माने जाती थर्ड एस्टेट की, तो वो चले जाते हैं वहां से. और जब वो वहां से चले जाते हैं तो बोलते हैं कि जब तक अब हम अपना कुछ नहीं कर लेते हैं, जब तक अब हम अपना कुछ नहीं बना लेते हैं, तो हम शांत नहीं बैठने वाले. इतनी बातें तो हमें भी समझ में आ गई कि हम कितने पावरफुल है. सो जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड एस्टेट के, उन्होंने बोला कि हम पूरे फ्रेंच नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और तुम हमारी बात नहीं सुन रहे हो. और जून तक का समय आ जाता है. ऑन 28 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट एट द ग्राउंड ऑफ वर्साई. वो वर्साई पहुंच जाता है और वहां पर एक टेनिस ग्राउंड है जहां पर लोग इंडोर है, टेनिस कोर्ट आप देख पा रहे हो फोटो में. यहाँ पर ये लोग इकट्ठा होता है और अपने आप को एक नाम दे देते हैं, और वो नाम होता है नेशनल असेंबली. क्या नाम होता है? नेशनल असेंबली. अपने आप को एक नाम दे देते हैं और बोलते हैं कि जब तक अब हम यहाँ पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे, अपने आप को एक मोनार्की से अलग नहीं कर लेंगे, तो यहाँ से हम डिसेंबल नहीं होंगे. और ये सारी चीजें होने शुरू हो जाती हैं. अब ये सारी चीजें शुरू होंगी तो राजा भी डर जाएगा और आसपास के लोगों में भी डर का माहौल होगा. इन लोगों के सपोर्ट में बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया. यहाँ पर आपको दो लोग दिख रहे होंगे, वन वाज मेराबे एंड वन वाज एबेसेस. ये दो लोगों ने बहुत ज्यादा फ्रांस के लोगों को जो है सपोर्ट किया. और याद रखना ये बहुत ज्यादा रिच बैकग्राउंड से थे, स्टिल दे वर सपोर्टिंग. ये बहुत मेराबे तो नोबल फैमिली में बॉर्न हुए थे और उन्होंने बोला कि नहीं, ये सब जो फ्यूडल प्रिविलेज है, ये जो फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट तुम लोगों ने चला के रखा, अब ये नहीं चलना चाहिए, सबको बराबर का हक होना चाहिए. और उन्होंने बोला कि देखो, मैं तो बहुत सारे स्पीचेस भी दूंगा, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी करूंगा कि वो अपनी लाइफ को खुद ही बेटर बनाए. और ये सारी चीजें हो रही हैं. और एक पैम्पलेट बहुत ज्यादा वायरल होता है ड्यूरिंग एबेसे जो थे, जो इस नेशनल असेंबली को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे. एंड दैट वाज व्हाट इज थर्ड एस्टेट. एक्चुअली में थर्ड एस्टेट है क्या? ना तुम उसके सुनते हो, ना तुम उसके हिसाब से चलते हो, और उसमें सबसे ज्यादा लोग हैं. तो ये सारी चीजें हो रही थी. जब नेशनल असेंबली बिजी थी वर्साई में, अपना ड्राफ्ट बना रही थी, तो पूरे के पूरे फ्रांस में बहुत ज्यादा भयंकर अफरा तफरी हो रखी थी. नेशनल असेंबली ने भी बोला था कि चलो हम भी तुम्हारे लिए कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है. और यहाँ पर घी में तड़का लग जाता है, एकदम दाल में तड़का लग जाता है कि साथ ही साथ एक बहुत ही भयंकर विंटर सीजन, और ऐसा विंटर सीजन कि पूरी फसल तहस नहस हो जाती है. और जब फसल तहस नहस हो जाती है तो ब्रेड, यानी कि जो बेसिक स्टेपल फूड है, जैसे कि हमारे इंडिया में रोटी, वो नहीं मिले. लोगों को ब्रेड ही नहीं मिल रही है और लोग घंटों घंटों लाइन में लगे हुए हैं, और उनको खाने के लिए, उनके बच्चे भूखे हैं, कुछ भी उनके पास जो है नहीं है खाने के लिए, जो कि एक बहुत ही प्रॉब्लम होती चले आ रही थी.
लोग घंटे घंटे बेकरी के सामने खड़े हो जाते थे और उनको फिर भी ब्रेड नहीं मिलती थी, क्यों? ब्रेड मिल जाती थी जो अमीर लोग होते थे उनको। अब गरीब अभी भी बहुत ज्यादा परेशान है, और इस वाले पूरे जो है सेक्टर में बहुत ज्यादा विमेन एजुटेटेड होंगी, क्योंकि उनको यहाँ पर क्या है देखने को मिला कि उनके बच्चे भूखे थे, तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसी टाइम पर बहुत सारे ट्रूप्स आना शुरू हो जाते हैं पेरिस में, और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है। और फिर आ जाते हैं हम अपने वही सेम स्टोरी जो अभी हमने देखी थी। अभी पूरी स्टोरी हमें दोबारा से देखनी है कि अब आ जाता है वो टाइम। 14 जुलाई जो एजिटेटेड क्राउड है, अब वो बैसिल जेल को दोबारा से डिस्ट्रॉय कर देता है। वो दोबारा से नहीं, मतलब पहली बार जो हमने स्टोरी शुरू करी थी वो एक ट्रेलर था, ठीक है। अब यहाँ पर बैसिल जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। बैसिल वॉज दी प्रिजन, जिसको किला बंद किया हुआ था चारों तरफ से। इसमें से 7 लोग मिले थे। कंट्री साइड में जो है अफरा र्यूमर्स बहुत ज्यादा फैल जाते हैं कि राजा सारी फसल को जला देगा, और एक दूसरे पर अटैक लोग करना शुरू कर देते हैं। जो भी राजा का घर होता है उस पर बहुत ज्यादा अटैक होने लगते हैं। बहुत सारे लोग डर के मारे बहुत सारे ग्रेन्स होर्ड करने लगते हैं कि पता नहीं कब तक चलेगा, और अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स जला देते हैं, बहुत सारी फसल जला देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों के पास उधार था उनको उधार ना देना पड़े। जो लोग डेट में फंसे हुए थे, जिन्होंने डेप लिया हुआ था, उन्होंने पूरे कागज अपने पूरे जला दिए। लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स तो भाई भाग के चलेगा, इतना ज्यादा आसपास की कंट्रीज में चलेगा। चारों तरफ अफरा तफरी थी, और फाइनली लुईस 16 को लगा कि अगर मेरे देश में ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। और वो बोलता है कि ठीक है, मैं चेक करता हूँ, मैं असेंबली जो नेशनल असेंबली उसकी प्रिंसिपल को मानता हूँ, और अब से मैं अपनी सारी की सारी पावर किसको दे देता हूँ, नेशनल असेंबली को। और अब ये सारी चीजें एक कॉन्स्टिट्यूशन के जो है पर्टिकुलर वे में चलने वाली है। On 4th August 1789, the Assembly passed a decree. Decree is basically a government order. एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास हो जाता है नेशनल असेंबली की वजह से, जो थर्ड एस्टेट के लोग चला रहे थे, कि अब सारा का सारा जो फ्यूडल सिस्टम है वो अबॉलिश हो जाता है। टैक्सेस जो भी ऑब्लिगेशंस आप लोगों पे लगाए गए थे वो आज से खत्म हो जाते हैं। सो रिमेंबर दिस डेट वेरी वेरी केयरफुली। 4th August 1789, 1789। अब आपको 2 चीजें हैं जो उसमें पर्टिकुलरली याद रखनी है। 14th जुलाई है ना, 14th जुलाई आपको डेफिनेटली याद रखनी है, एंड दैट वाज 1789। ठीक है, ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन का डेट। दिस इज द डेट व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्चुअली हैपेंड। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन में ही हो गया, बट दिस वाज द पर्टिकुलर डेट जिस दिन बहुत ज्यादा अफरा तफरी हुई थी। ये सारी चीजें हो गई। जो भी टैक्स लोग देते थे वो अबॉलिश हो गए। जो भी चर्चेस के पास जमीनें थी उन्होंने कॉन्फिस्केट करी हुई थी, वो सारी की सारी लोगों के पास आ गई। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट ओवर 2 बिलियन लेवर। जो नेशनल असेंबली ने अभी अब अपनी सरकार बनाई है उसके पास पैसा ही पैसा था। और अब फ्रांस एक बनेगी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, यानी कि एकदम से राजा का रूल खत्म नहीं होगा। स्टिल देयर वुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो चेक करते रहेंगे हर चीजों को टाइमली। नेशनल असेंबली एक ड्राफ्ट अपना कंप्लीट कर लेती है, 1791 तक एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बना लेती है, और उसका मेन ऑब्जेक्ट था कि मोनार्क की पावर को हम लोग अच्छे से कंट्रोल करेंगे। द पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। वही जो हमने देखा था ना कि मॉन्स्के ने बोला है कि 3 तरीके से सारी चीजों को शेयर करना है। सो देयर इज अ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और अब फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन जाता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कैसा दिखेगा आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि अभी भी किंग तो है यहाँ पर, लेकिन किंग का कंट्रोल किसके हाथ में है, नेशनल असेंबली के हाथ में है। लोग यहाँ से वोट देते हैं। वोट 2 तरीके से लोग दे रहे हैं, एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन वोट नहीं दे रहे। एक्टिव सिटीजन वोट देते हैं, यहाँ पर कुछ लोग चुने जाते हैं, उनमें से यहाँ पर 745 मेंबर में से अभी भी किंग के पास कंट्रोल है, लेकिन किंग को हटाना अभी भी लोगों के हाथ में। सो बेसिकली सारी चीजें अभी भी चल रही हैं पूरे के पूरे फ्रांस में। नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, the constitution of 1791 vested the power to make laws in national assembly which was indirectly elected। डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, अभी भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। मैन अबाउट 25, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन अबाउट 25 ऑफ एज, जो 25 साल से मैन थे अबव, वो अगर टैक्स पे कर रहे थे, एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय, और डिस्क्राइब व्हाट डू वी मीन बाय एक्टिव सिटीजन्स। ठीक है, तो वही लोग वोट दे पाते थे एक्टिव सिटीजन, वेयर एज रिमेनिंग मेन एंड ऑल विमेन जो है वो पैसिव सिटीजन थे। और अगर आपको क्वालिफाई करने के इलेक्टर, तो आपको नेशनल असेंबली का या तो देन एज अ मेंबर ऑफ असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। अगर आप बहुत बढ़िया टैक्स पे करो तभी आप वोट दे सकते हो। यानी कि अभी भी प्रॉब्लमैटिक है, लोग अभी भी इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे।
उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो बनाया नेशनल असेंबली ने, उसने राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन की बात करी, विमेन की बात तो अभी भी नहीं हो रही है। राइट्स जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब कुछ स्टैब्लिश करा गया, और जो भी ह्यूमन बींग्स के लिए जरूरी है, और बाय बर्थ उनको कुछ एक सोने की चम्मच नहीं मिलेगी, नॉट बॉर्न विद द गोल्डन और सिल्वर स्पून, ये सब नहीं होने वाला है, सब लोग बराबर होने वाले थे। और ये ड्यूटी होती थी कंट्री की कि अब वो अपने हर एक सिटीजन को इक्वली जो है उसके नेचुरल राइट्स देने वाली है। कुछ सिंबल्स हैं, पॉलिटिकल सिंबल्स, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, जो कि आपको एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे, एंड दैट इज द ब्रोकन चेन। आप देख सकते हो ब्रोकन चेन रिप्रेजेंट कर रहा था कि कोई भी इंसान जो बंधा हुआ था, जो किसी के लिए काम कर रहा था, तो यानी कि अब वो फ्री हो चुका है। बंडल ऑफ रॉड्स यानी कि यूनिटी, अगर आप लोग बहुत एक साथ हो, यूनिटी में हो, तो आपको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन आप अकेले हो तो आपको कोई भी तोड़ सकता है। एंड आई विद अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, जो स्टैंड करती थी फॉर नॉलेज, और नॉलेज से सब कुछ गेन किया जा सकता है, एंड एजुकेशन इज द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। उसके बाद है एक स्नेक बाइटिंग इट्स टेल फ्रॉम इट्स रिंग, ये सिंबल है एटर्निटी का, कि किसी भी चीज का ना एंड होता है ना कोई बिगनिंग होती है, इट्स जस्ट अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो चलता रहेगा। फिर उसके बाद एक स्पेक्टर था जो रॉयल पावर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा था। वी हैड अ विंग विमेन जो कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, एंड आपको एक कैप दिखेगी, ये रेड जो है कैप है, जो कि स्लेव अगर फ्री हो जाते तो पहनते थे। आपको एक लॉ टैबलेट दिखेगा कि लॉ सबके लिए बराबर है, और एक ब्लू व्हाइट और रेड जो कि फ्रांस का नेशनल कलर भी बन जाएगा। तो ये कुछ थे चीजें, और अब हम बढ़ते हैं आगे। अब फ्रांस अबॉलिश करता है मोनार्की और बन जाता है एक रिपब्लिक। अभी तक तो मैम चलो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अभी भी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। लुईस 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर दिया था, हाँ हमें याद है सब कुछ, उसने 4th ऑफ अगस्त को बोल दिया था कि हाँ सब कुछ बढ़िया। लेकिन इसने सीक्रेटली अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन लगाया। इसका बेस्ट फ्रेंड था किंग ऑफ प्रशिया। प्रशिया के राजा को फोन लगा के अपनी सारी आपबीती बताता है कि तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ, और बहुत तेज तेज ये रोता है और बोलता है कि तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे ही लोगों ने धोखा करा, मेरे जब मैं आया गद्दी पर बैठा तो खाली सब कुछ मैदान था, मुझे तो कुछ पैसा भी नहीं मिला, और मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और उसने बोला प्रशिया के राजा ने कि बेटा सुन, मैं तेरी मदद करने वाला हूँ। और रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज को लगा कि अगर आज ये हमारे दोस्त लुईस 16 के साथ हुआ है तो कल को हमारे लोग भी तो हमसे सत्ता छीन सकते हैं, हमारी भी तो गद्दी हमसे चले जाएगी। और ऐसे में जो भी सारी चीजें हो रही थी, उसके साथ साथ बाकी कंट्रीज के राजाओं ने अपनी फौज भेजी फ्रांस में कि जाओ संभालो, वरना राजा की गद्दी खतरे में हो सकती है। और इससे पहले कि कुछ हो सके, ये बातें नेशनल असेंबली को भी पता चल जाती है। नेशनल असेंबली को पता चल जाती है, नेशनल असेंबली वोट कर देती है कि हम अब रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करेंगे। गाइस, ये दोनों राजा मिलके हमारा क्या करना चाहते हैं, हमें बर्बाद करना चाहते हैं, हमारी मेहनत पर पर्दाफाश करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। और ये नेशनल असेंबली वाले लोग अपनी बातें अपने लोगों को बता देते हैं, और लोग बोलते हैं बड़ी मुश्किल से हमने हासिल करी है आजादी, अब हम इसके खिलाफ क्या करेंगे, हम चल रहे हैं आपके साथ युद्ध करने। और बहुत सारे वॉलंटियर्स आ जाते हैं, आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, और यहाँ पर भयंकर चीजें होती हैं। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर द यूरोप। उनको लगता है कि अब तो लोगों को लगता है कि यही वो दिन है, यही वो रात है जहां पर हमें राजाओं को, इनकी प्रजातियों को जड़ से खत्म करना है। और लोग अपना एक गाना भी गाते हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग गाते हैं जिसका नाम था मर्से, और जो कि पोइट रोजेट ने लिखा है, ये आपका नेशनल एंथम भी बन जाएगा, जो कि आपको कलेक्टिवली याद रखना है। इट वॉज सांग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सेल्स, जो कि जगह थी, एज ए मार्च्ड इनटू पेरिस, एंड सो इसको इसका नाम भी मिला। और ये आगे जाके क्या बनेगा, ये आगे जाके नेशनल एंथम भी बनेगा, ये आगे जाके नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस बनेगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। द रेवोल्यूशनरी वॉर ब्रॉट लॉसेस, ऑब्वियसली इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे तो बहुत सारा लॉस होगा। मेन जब जा रखे थे लड़ाई करने ऑस्ट्रिया प्रशिया से, फ्रांस के लोग लड़ रहे हैं, तो महिलाओं जो थी, जो विमेन थी, वो घर पर अपना सारा काम संभाल रही हैं, कुकिंग भी देख रही है, एग्रीकल्चर भी देख रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो रहा है। लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन कन्विंस हो गई थी कि रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर, और हमें अपने राइट्स जीतने के लिए ये युद्ध कंटिन्यू करना है। बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स भी बनने लगते हैं।
यानी कि जो आपस में बैठ के डिस्कस करने लगते हैं। और यहाँ पर एक बहुत भयंकर क्लब बनेगा जो हमारे चैप्टर को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा, और वो है जैकोबिन क्लब। फिर लोग आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं कि तुझे पता है ऑस्ट्रिया और प्रेशिया से हमारा वॉर चल रहा है, तो तुम्हारा क्या विचार है। बहुत सारे 20-25 लोग बैठ खेलने लगते हैं कि देखो इससे ना कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। और इनमें से सबसे सक्सेसफुल जो था वो था जैकोबिन क्लब, जिसको इसका नाम मिला फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब इन पेरिस। विमेन भी इसमें जो है एक्टिवली अपने अपने क्लब्स बना रही थी, लेकिन एक क्लब जो हमारे को पढ़ाया जाता है दैट इज जैकोबिन क्लब। द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग टू मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो गरीब लोग थे, जो थोड़े से कम पैसे वाले थे, वो ज्यादा इस सेक्शन में आते हैं, क्योंकि नेशनल असेंबली में प्रॉस्परस अभी भी बहुत रिच लोग थे। इनमें जैकोबिन क्लब में कौन है? शॉपकीपर, आर्टिशन जो जूते बनाते हैं, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, यानी कि छोटे छोटे। और इन्होंने अपने एक लीडर बनाया एंड दैट वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये नाम याद रखना, ये नाम ये रहा, ये है आपके मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर बचपन से एक गुस्से वाला इंसान था, है ना, इसको बहुत गुस्सा आता था। अब हम देखेंगे इसका गुस्सा। A large group among the Jacobin decided to start wearing, एक ये यूनिक कपड़े पहनते थे जो कि कैसे लगते थे, I'll show you। ये सब अपने आप को एक फैशनेबल दुनिया से अलग दिखाना चाहते थे, और स्पेशली नोबल से अलग दिखाना चाहते थे जो नी ब्रिचेस पहनते थे। देखो ये कुछ इस तरीके से नोबल दिखता था, एकदम सोफिस्टिकेटेड, वेरी वेरी एलिगेंस वाला पूरा लुक होता था। एंड दिस इज हाउ द जैकोबिन क्लब मेंबर लुक्ड लाइक। ये कॉमन इंसान के तरह ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे। अब आप इससे कनेक्ट कर पा रहे, इससे कनेक्ट, ये तो मुझे नहीं पता डेफिनेटली, बट जैकोबिन क्लब के लोग इससे कनेक्ट कर पाते थे। और जैकोबिन क्लब के लोगों को लगता था कि अगर हमें यहाँ पर ऐसा दिखाना है तो हम ज्यादा कनेक्टिविटी लोगों से बना पाएंगे। और ये जो जैकोबिन क्लब पहनता था केम टू बी नोन एज सैन क्लूटोस, यानी कि ऐसा कपड़ा पहनना जिनके घुटनों पर कुछ नहीं लगा होगा, जैसे कि यू कैन सी दिस थिंग हुआ है, तो यहाँ पर नॉर्मली ये शूज पहनते थे। तो ये सब दिखाने वाले थे। सैन क्लूटोस के रेड कैप भी पहनते थे जो लिबर्टी को सिंबल करता था, जो आपको पता है लिबर्टीज मतलब फ्रीडम। विमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, विमेन वगैरह को ये सब अलाउड नहीं था पहनना। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही है। धीरे धीरे समय आ जाता है इन दिस समर 1792 द जैकोबिन प्लान एंड इंसर्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सियंस। अब ये जो जैकोबिन क्लब के लोग थे काफी बचपन से गुस्से वाले थे, और इनको लगता है कि ये जो भी सब कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ राजाओं की वजह से ही हो रहा है, ये जो है हमारे हिस्से का सब कुछ खा रहा है। और 10 अगस्त को सेम ईयर 1792 में पेरिस ऑफ टोरेल्स को अटैक कर देते हैं, जहां पे किंग के गार्ड को ये मार देते हैं और किंग को भी होस्टेज रखते हैं बहुत सालों के लिए। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। और ये जो क्लब के लोग थे इन्होंने बोला कि अब हम इस पूरी बर्बन डायनेस्टी के राजा को क्या करेंगे, पूरा का पूरा घाट उतार देंगे मौत के। ठीक है, इलेक्शंस होते हैं। फ्रॉम नाउ ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, अब सबको वोट देने का अधिकार कर दिया जैकोबिन क्लब ने। एक न्यूली इलेक्टेड असेंबली ये बनाते हैं, यानी कि अब नेशनल असेंबली को ये बोलेंगे कन्वेंशन। ऑन September 21, 1792 इट एबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक। और इन्होंने फ्रांस को एक रिपब्लिक का नाम दे दिया। A republic is a form of government where people elect the government including the head of the government। तो ये किसने बनाई? This was made up by the Jacobin Club। Louis XVI को जो है सेंटेंस टू डेथ दे दिया जाता है बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेशन, देशद्रोही का, कि इसने अपने लोगों के खिलाफ जाके दूसरे लोगों से मदद मांगी और हमारे लोगों को मारने का एक इसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, ब्लेम लगाया जाता है। On 21 January 1793 he was executed publicly at the Palace de la Concorde, और उसको मार दिया जाता है, उसको फांसी दे दी जाती है। लेटर ऑन उसकी जो रानी थी थोड़े टाइम बाद उसके साथ भी सेम यही चीज होती है। इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर होंगी। इतना होने के बाद लगता है कि कहानी में कुछ बढ़िया होने वाला है। डेफिनेटली नॉट, कहानी और भी ज्यादा हॉरिफिक हो जाएगी, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक ऐसा समय जो टेरर से भरा होगा। जैसा जैकोबिन क्लब के लोग, उनका जो लीडर है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, वो उससे भी भयंकर था। जो 1793 से लेके 1794 का पीरियड है उसको रीन ऑफ टेरर कहा जाता है। रोबेस्पियर की जो पॉलिसीज थी वो इतनी ज्यादा सीवियर और पनिशमेंट वाली थी कि हर कोई उससे डरता था। जो भी उसके खिलाफ गलती से
भी कुछ बोल देता था उसको जिंदा ही नहीं छोड़ता था, उसको वो ग्लूटनाई कर देता था। वो क्या होता था आइए देखते हैं। अगर कोर्ट को लगता था कि कोई भी इंसान गिल्टी है तो वो उसको क्या कर देता था, ग्लूटाइंड कर देता था। ये एक ऐसी डिवाइस थी जहां पर इंसान को काट देता था। तो यहां पर आपको देखिएगा, इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज beheaded। इट वाज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर ग्लूटाइन, जिन्होंने उसको इन्वेंट किया था। तो ये सोचो कि कितना भयंकर था। अब लोगों को लगेगा कि यार हमें तो कुछ सही करना था, ये तो और भी ज्यादा खराब हो गया, इससे अच्छा तो लुई 16 ही था। रोबोस्फेयर की गवर्नमेंट इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट थी कि उसने लोगों के खाने पर, लोगों के क्या डाइट होने वाली है उस पर भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। एक जगह से दूसरी जगह चीजों को नहीं लेके जाने देता था। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करना। आपको आज 2 रोटी की भूख है तो आप 2 रोटी नहीं खा सकते हो, आप 3 भी नहीं खा सकते। वो अपने हिसाब से लोगों को बोलता था सारी चीजें करने को। बहुत ज्यादा जो एक्सपेंसिव आटा होता था वो भी नहीं यूज करने देता था। सबको बोलता था कि सब एक जैसा ही ब्रेड खाएंगे, सब होल व्हीट का ब्रेड खाएंगे। चलो चलो ये तो फिर भी ठीक है। आपको लगता था कि कुछ बोलने के तरीके से भी आप जो है इक्वालिटी लेके आने वाले हो। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल सर और मैडम, आप ऑल फ्रेंचमैन एंड वुमेन वर हेंसफोर्थ सिटिजन एंड सिटिजन इनको कहना पड़ता था अपने आप को, है ना। जो बहुत पहले से शुरू चीजें हो रही थी वो सब करने से मना कर रहा था। चर्चेस बंद हो गए, बिल्डिंग्स को वो बैरेक्स और ऑफिसेस बना रहा था। तो लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट कर रहा था। और इतना ज्यादा ये प्रॉब्लमैटिक था कि रोबोस्फेयर की जो पॉलिसीज थी उसने इतना ज्यादा सपोर्टर्स ने बोला कि जो उसको सपोर्ट करते थे अब वही मॉडरेशन की डिमांड कर रहे थे। अब धीरे धीरे जब उसी के सपोर्टर्स ही उसको नहीं सपोर्ट करेंगे, अब वो भी अपनी सेम फेट उसको मिली और ही वाज आल्सो ग्लूटाइन। उसको भी फाइनली वो कन्विक्ट हो जाता है थोड़े ही साल बाद, जुलाई 1794 में उसको अरेस्ट करके उसको भी अगले दिन ग्लूटाइन कर दिया जाता है। अब आप बोलोगे कि अब क्या होगा कहानी में। अब हमने देखा कि नेशनल असेंबली भी चले गई, अब जैकोबिन क्लब का रोबोस्फेयर भी चला गया। नाउ व्हाट विल हैपन। अब हमारी जो पूरी की पूरी फ्रांस होगी, अब उसको रूल करेगी एक डायरेक्टरी। अब बनाई जाएगी एक डायरेक्टरी जो है अब फ्रांस को देखने वाली है। सबसे पहले डायरेक्टरी, द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। अब बोलते हैं कि देखो थर्ड एस्टेट ने भी देख लिया, जैकोबिन क्लब ने भी देख लिया, अब थोड़ा सा मिडिल क्लास भी देख लेती है कि एक्चुअल में क्या वो देश को संभाल पाते हैं। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है which deny the vote to non-profit section of the society। जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है उनके पास वोट भी नहीं होगा। इट प्रोवाइडेड 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगी जैसे कि इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। फिर इन लोगों ने बनाई एक डायरेक्टरी और इस डायरेक्टरी में इन्होंने रखे 5 लोग। अब आप बोलोगे कि अब 5 लोग क्यों रखे, क्योंकि 5 लोग इसलिए रखे ताकि इनकी कोई भी इक्वल डिसीजन आ सके। ऐसा नहीं है कि रोबोस्फेयर जो अकेले सोच रहा है वो वही करे। तो यहाँ पर सेम चीज लिखी हुई है, क्योंकि रोबोस्फेयर के पास ज्यादा पावर हो गई थी, कंसंट्रेशन एक इंसान के हाथ में चले गई थी, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इन्होंने 5 लोग रखे। लेकिन ये 5 लोग कभी किसी सहमति तक ही नहीं पहुंच पाएंगे, ये हमेशा आपस में लड़ते रहेंगे। However, directors often clashed with legislative council। इनका कभी कुछ निकला ही नहीं सॉल्यूशन और ये हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। और इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखते देखते जब इनसे कुछ संभला ही नहीं तो एक इंसान कहानी में आता है, एंड दैट इज नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे यहाँ पर बोलता है कि देखो तुमसे कुछ नहीं संभल रहा तो मैं संभालूंगा। और नेपोलियन बोनापार्टे एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे के पूरे यूरोप पर राज करना चाहता था। वो फ्रांस छोड़ो, वो पूरे यूरोप पर राज करना चाहता था। उसकी आइडियोलॉजी बचपन से बड़ा ही हुआ था कि मुझे यूरोप पर राज करना है, ठीक है। Although all these changes in the form of government, the ideal of freedom, equality, fraternity, ये सारी चीजें जिंदा जरूर रही, लेकिन यहाँ पर कुछ सोल्यूशन आज सच नहीं निकल पाया। लेकिन धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्टे आएंगे, फ्रांस में भी और भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन वो क्लास 10th में होंगी। लेकिन फ्रांस ने जो दुनिया को दिया वो आज भी याद किया जाता है। फिर हमारा एक सेक्शन है, डिड विमेन ऑल्सो हैव अ रेवोल्यूशन। ये जो पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन हम देखते हैं, क्या इसमें विमेन का रोल रहा है, व्हाट विमेन हैड टू से इन दिस। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग विमेन बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट थी डेफिनेटली, एंड विच ब्रॉट अबाउट मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी। वो बहुत ज्यादा काम करती थी, एंड women of the third estate had to work for a living।
वो आयरन करने के लिए, लॉन्ड्री के लिए फ्लावर्स बेचती थी, फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह का, डोमेस्टिक सर्वेंट्स का काम करती थी। और जो डॉटर होती थी नोबल्स वगैरह की, जो या फिर जो रिच लोग होते थे, वही एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ पाते थे और उनकी फैमिली उनके लिए अरेंज मैरिज फिक्स करती थी। बेसिकली कुछ बहुत ही बड़ा ऐसे भयानक विमेन के साथ नहीं था, बहुत ही बैकवर्ड जो है रोल वो प्ले कर रही थी। धीरे धीरे विमेन विल टॉक, क्लास 10 में आते आते थोड़ी बहुत चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और जो भी विमेन जिनकी शादी हो जाती थी, मेजरली वो बहुत बड़ी पावर में कोई विमेन आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली दे वर टेकिंग केयर ऑफ द फैमिलीज। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वोट वॉइसर जो है, बहुत सारी विमेन ने अपने अपने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए जो जैकोबिन क्लब बैन कर देता है। जैसे कि सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, उनमें से बहुत ज्यादा फेमस थे। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज दैट वुमेन भी जो पॉलिटिकल राइट एंजॉय करे, क्योंकि वुमेन को पैसिव सिटीजन कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? पैसिव सिटीजन कहा जाता था वुमेन को। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizen. बहुत ही dissatisfied थी वो। उनको भी चाहिए था कि हमें भी वोट दिया जाए, एंड वी शुड ऑल्सो बी इलेक्टेड इनटू द असेंबली। हम लोगों को भी एक पॉलिटिकल ऑफिस मिले, हम लोग भी गवर्नमेंट में अपनी आवाज दे पाए। अर्ली ईयर्स में रेवोल्यूशनरी में बहुत सारी वुमेन की लाइफ डेफिनेटली इंप्रूव हुई है। उनको स्कूलिंग वगैरह कंपलसरी कर दिया, उनकी मर्जी के बिना उनकी शादी अलाउड नहीं थी। डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया, जो कि पहले इलीगल था। ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर जो जैकोबिन क्लब वाला आया था, फिर से दोबारा से विमेन को पॉलिटिकल एक्टिविटीज से फिर से रोक दिया गया। बहुत सारे प्रोमिनेंट विमेन को अरेस्ट भी कर लिया गया, इवन उनको एग्जीक्यूट भी किया गया ड्यूरिंग द मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के रीजन में। बहुत सारी विमेन्स ने अपने वोटिंग राइट्स के लिए भी बात करी है। पूरे की पूरे चैप्टर में इक्वल वेजेस के लिए बात करें, क्योंकि जितना पैसा मेन को मिलता था उतना पैसा विमेन को नहीं मिल पा रहा था। ये बात 17वीं सेंचुरी की और ये आज भी एप्लीकेबल है। द फाइट फॉर वोट वाज कैरिड आउट थ्रू इंटरनेशनल सफरेज। लोगों ने यहाँ पर विमेन ने वोटिंग राइट्स मांगने शुरू करे, क्योंकि विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं थे। और ये वोटिंग राइट्स जाते जाते भी बहुत लेट मिलेंगे, क्लास 10 तक का समय हमें लगेगा। और बहुत सारी चीजें फाइनली आप देख सकते हो 1946 में फ्रांस में विमेन को वोटिंग राइट मिला था। तो ये आप जरूर नोट डाउन कर लेना। 1946 में फ्रांस में एक्चुअल में काफी समय लगा था, फ्रांस में राइट टू वोट मिला था टू विमेन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। कुछ अच्छी चीजें फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो थी वो थी, नंबर 1 एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अब आप बोलोगे कि स्लेवरी क्या है? बेटा, जो बहुत गरीब लोग होते थे, जिनके घर में रोटी भी नहीं होती थी, खाने के लिए पीने के लिए पानी नहीं होता था, वो लोग ना दूसरों के लिए काम करने के लिए बड़े जल्दी रेडी हो जाते, क्योंकि उनको अच्छा पैसा मिलता था। One of the most revolutionary social reforms that was done by Jacobin Club was abolition of slavery. ये स्लेवरी क्या होता था कि बहुत सारी जो कॉलोनीज होती थी ना, वहां से लोगों को लेके जाया जाता था जहां पर लेबर की कमी होती थी। कॉलोनीज मतलब कि जहां पर किसी का राज चल रहा है। बेसिकली जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, ए और बी कॉलोनी में वर्षा मैम का राज चलता है, तो वहां के जो लोग होंगे वो भी मेरे लिए काम करेंगे, तो मैं वहां से लोगों को उठा के लेके आ पाऊँ। लेकिन ये ऐसा नहीं कि इतने पास से, ये हजारों किलोमीटर माइल्स दूर से लोगों को लेके आते थे, और वो पानी के जहाज से लेके आते थे। अब इतना कॉमन तो नहीं था कि जहाज रोज 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 उतार रहा है, बहुत कम जहाज एग्जिस्ट करते थे, वाटर वाले जो शिप्स होती थी बहुत कम। तो ऐसे में इनकी सिचुएशन ऐसी थी कि ये जो स्लेव ट्रेड थी, कहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप मैप्स है, ये अलग अलग जगहों से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैप वर्क में हमारा बहुत ज्यादा आता था। और ये लोग ना बिल्ड करते थे, लोकल चिफ्टन्स को उनको बेचा जाता था। लिटरली इनकी बोली लगती थी कि ये $1000 में खरीद लो, है ना, लिवर में खरीद लो, 5 लिवर में खरीद लो। जो बहुत यंग होता था, हट्टा कट्टा होता, ज्यादा महंगा बिकता था कि ज्यादा काम करेगा। ठीक है, उनको जब लेके आ जाता था तो बहुत ही टाइटली पैक उनको शिप्स में लेके आ जाता था। 3 महीने तक उन लोगों को सांस लेने की भी जगह नहीं, और आधे लोग तो इतनी वीक हो जाते थे कि आते ही उनकी डेथ भी हो जाती थी। जी हाँ, तो ये पूरा स्लेवरी का पूरा कंसेप्ट हमने देखा। प्लांटेशन ओनर्स को उनको बेच दिया जाता था, उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था, और बहुत ही इम्पॉसिबल है कि वो लोग जो है यहाँ पर सरवाइव भी कर पाते थे। और बहुत ज्यादा जो डिमांड कॉफी, शुगर और इंडिगो की होती थी, उसके प्रोडक्शन में ये लोग काम करते थे। तो ये सारी चीजें चल रही थी। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वर लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। पूरे के पूरे फ्रांस में स्लेवरी की बात नहीं होती है, बट लेटर ऑन बहुत लेट जाके इसकी बात होती है, और इसका अबॉलिशन जैकोबिन क्लब करता भी है। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इन द कॉलोनीज। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि ये जो नेशनल असेंबली के लोग हैं, ये सिर्फ अपना एक पर्टिकुलर बाउंड्री ही चाहते थे बढ़िया हो जाए।
जो ये लोग बाहर कर रहे हैं, यानी कि आप घर में तो बहुत अच्छे बन के रह रहे हो, लेकिन बाहर जाके आपने वही अपना बेकार सा नेचर है ना, आपने फालतू के कमेंट्स करना शुरू कर दिया। सेम नेशनल असेंबली यही कर रही थी कि अपने घर पर तो बहुत अच्छा सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन बाहर जो हो रहा है, जो स्लेवरी आप कर रहे हो, जो बहुत ही घटिया और बहुत ही बेकार था, उस पर कोई एड्रेस नहीं करना चाहता था। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ फेयरिंग ऑपोजिशन फ्रॉम बिजनेस मैन, क्योंकि उनको पैसा मिलता था बिजनेसमैन से, और बिजनेसमैन पैसा स्लेवरी से ही कमा रहे थे, क्योंकि वो अपने बेटा बेटी को तो नहीं ये काम कराएंगे, वो लोगों से काम कराएंगे जो सस्ते में काम कर ले और जिनकी लाइफ को उनको कोई परवाह नहीं थी। इट वॉज फाइनली द कॉन्वेंशन जो कि रोबर्ट फेयर के टाइम पर हुई थी 1794 में, जिन्होंने सारे जो हैं जितने भी फ्रांस के ओवरसीज पोजेशन है, अगर वहां पर स्लेवरी हो रही है तो अब वो नहीं होगी। आप किसी को यहाँ पर शॉर्ट टर्म मेजर्स के लिए ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही कम था। जैसे नेपोलियन जो मैंने आपको बताया था अभी आएगा क्लास 10 में, वो दोबारा से स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर देगा। वो बोलेगा कि नहीं, स्लेवरी जरूरी है। तो स्लेव्स की जो लाइफ थी वो बहुत ज्यादा बेकार थी। अब आप बोलोगे कि स्लेव्स के जो मजदूर होते हैं ना, उनको बांध दिया जाता है एक पर्टिकुलर काम में, उनको भी नहीं पता है कि वो क्या काम करने वाला है। इट इज सच एज किडनैपिंग, कि आप किसी को किडनैप करके स्लेवरी करवा रहे हो। आपने रेड लाइट पर देखा आज के टाइम पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, समटाइम्स यू माइट बी वंडरिंग कि इनके मम्मी पापा नहीं होते हैं क्या, या इतने छोटे से ये कैसे काम करवा रहे हैं, बिकॉज नाउ दे आर स्लेव्स। वो किसी के लिए काम कर रहे हैं जस्ट फॉर दैट फूड एंड ऑल, राइट। तो स्लेवरी फाइनली अबॉलिश कर दी जाती है 1848 में, जब सब कुछ यहाँ पर बढ़िया हो जाता है। फिर हमारा जो लास्ट सेक्शन है, रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। अब रेवोल्यूशन ने बहुत सारी चीजें करी डेफिनेटली। एक तो यहाँ पर सेंसरशिप पूरा का पूरा अबॉलिशन कर दिया कि अब लोग कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई है, ब्लू 16 खत्म हो गया, डिक्लेरेशन आ गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लोगों के बीच आ गया था। अब लोग अपना जो भी कुछ भी ओपिनियन है वो न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में आराम से बोल सकते थे। बहुत सारे सॉन्ग, प्ले एंड फेस्टिव प्रोसेशन चलाए जाते हैं, जो लिबर्टी, जस्टिस, कोई कुछ भी पढ़ सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, ये सारी चीजें दिखाई जाती है। अगर हम चैप्टर को कंक्लूड करें तो कंक्लूड करते करते हमें पता चलता है कि वो तो हमें पता ही है कि इतना ज्यादा भी हम लोगों को नहीं देखने को मिला। अभी एक और जो है नेपोलियन बोनापार्टे जो है वो अपने आप को क्राउन दे देगा, फ्रांस का राजा बोलने लगेगा, क्योंकि डायरेक्टरी से कुछ संभल नहीं रहा था। नेबरिंग कंट्रीज को लगेगा कि अब ये होगा तो उनके बीच में भी एक नया युद्ध हो जाएगा। नेपोलियन अपने आप को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप कहता था, वो बोलता था कि सब कुछ मैं सही करने वाला हूँ, मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी छीन लूंगा, लोगों को सबको बराबर का हक दूंगा, एक अलग से सिस्टम ऑफ वेट्स लेके आऊंगा। वेट्स सिस्टम क्यों लेके आऊंगा? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट पहले मतलब हर किसी का एक अपना मेजरमेंट का तरीका होता था। जैसे कि आप अपने पड़ोसी के जा रहे हो तो वो 1 मीटर को 2 मीटर जितना काउंट कर रहा है, आप अपने दूसरे पड़ोसी को जा रहे हो तो वो 1 मीटर को 1.5 मीटर कंसिडर कर रहा है। तो लड़ाई होना तो तय था, और ऐसे टैक्सेस भी बहुत ज्यादा लगते थे। तो ये सारे नेपोलियंस ने जो है रिफॉर्म्स करता है, जो कि हम देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे नेपोलियन भी हार जाता है, बैटल ऑफ वाटरलू जो कि 1815 में होती है। आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी आज भी जिंदा है। आज भी आइडिया ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेसी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ही दुनिया को दी है। फ्रांस से पूरी दुनिया में ही सब कुछ पहुंच गया है, फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश हो गया है। कॉलोनाइज्ड पीपल जो थे उन्होंने भी बहुत सारी चीजें सीखी, और हमारे इंडिया में टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जी ने भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने फ्रांस से बहुत कुछ सीखा, और इंडिया में भी बहुत सारे चेंजेस